हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी किया था। ये हमारा 9th क्लास की सीरीज़ है, ठीक है। तो उसमें चैप्टर 3 हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स देख लिया था। आज है हमारा चैप्टर 4 जिसमें हमें स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पढ़ना है। तो आज बच्चों हम स्टडी करेंगे कि जो भी हमारा एटम है वो कौन कौन से सब पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो भी हमारा एटम होता है, एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। हमें पता है कि जो भी हमारा मैटर है, ठीक है, ये मैटर है, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है, ठीक है। मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो क्या है, एटम है, पार्टिकल, ठीक है। अब जब एटम रहते हैं, एटम क्या होते हैं, आपस में जब कंबाइन होते हैं, एटम बच्चों जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मिलके क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल। जब भी एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलते हैं तो वो एलिमेंट या फिर कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि ये एक सिंगल था, बॉल रेड कलर की दिख रही है, ये क्या है, हम इसे सपोज कर ले रहे हैं एटम है। फिर ये आपस में जुड़े तो इनने क्या बना लिया, मॉलिक्यूल बना लिया। जब बहुत सारे सिमिलर एक जैसे मॉलिक्यूल, आप देख रहे हैं एक कलर की बॉल्स है, एक जैसे मॉलिक्यूल जो है आपस में जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं बच्चों, एलिमेंट बनाते हैं। और जब डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी जो हमने पहले भी पढ़ चुका था कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो हमारा एटम होता है। एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब सेम मॉलिक्यूल आपस में, सेम मॉलिक्यूल कंबाइन together to form एलिमेंट, ठीक है, वो एलिमेंट बना लेते हैं। एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। इतनी बात हमें क्लियर थी, ओके। देन अब हम बात करते हैं जो हमारा एटम है, ये है हमारे पास एटम। तो एटम भी है, पहले तो हमने बोल दिया था कि एटम को हम क्या करते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते। फिर फर्दर साइंटिस्ट ने स्टडी की और फिर इन्होंने एटम को डीपली स्टडी की तो उन्होंने देखा कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। जब उन्होंने एटम की स्टडी की तो उन्होंने देखा कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल या सब्सटेंसेस, सब पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो फिर उन्होंने उसके बारे में डीप फर्दर स्टडी की और डिस्कवरी वैसे ही आगे बढ़ती गई, ठीक है। तो जब साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी की तो उन्हें पता चला कि जो एटम है बेसिकली हमारा 3 सब कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बना रहता है। मतलब एटम के अंदर 3 सब पार्टिकल्स जो हैं बेसिकली पाए जाते हैं। 3 मेन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एटम। किसी भी एटम में हमें 3 जो हैं पार्टिकल हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब वो 3 पार्टिकल कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले होता है इलेक्ट्रॉन, देन होता है हमारा प्रोटॉन और देन थर्ड होता है न्यूट्रॉन। ये 3 पार्टिकल मिलके क्या बनाते हैं, हमारा एटम बनाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में मिलते हैं, मीन्स ये मिलके ही क्या बनाते हैं, एटम को स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं
कि यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर बना है। ये है प्रोटॉन, ये है न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। अभी हम इसका अब 1 बाय 1 इसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हम इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन को साइंटिस्ट जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने इन 1897। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है, चार्ज जो रहता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन में चार्ज बेसिकली क्या होता है बच्चों कि जब भी हम दो मैटर्स में जब भी हम क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं, ठीक है, उनको आपस में रगड़ते हैं, तो उनमें क्या आ जाता है? चार्ज, इलेक्ट्रिकली चार्ज आ जाता है। अब हमें पता है चार्ज जो है वो तो या तो पॉजिटिव चार्ज होंगे या तो नेगेटिव चार्ज होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है, ठीक है। और उसको किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन में चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसे डिस्कवर किया था ई रदरफोर्ड ने। ई रदरफोर्ड इन 1909, ठीक है। और अब हम बात करते हैं चैडविक की। तो चैडविक में न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था चैडविक ने। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक इन 1932। और न्यूट्रॉन में नो चार्ज, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तो अभी हमने क्या बात की कि जो भी एटम है, एटम में 3 सब एटॉमिक क्या रहेंगे? पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। 3 जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहला होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने इन 1897 में। और इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। फिर बात करते हैं हम प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन को डिस्कवर किया था ई रदरफोर्ड ने इन 1909 में। और उसमें चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने 1932 में। और उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने का साइन है ई माइनस। मतलब कि अगर हम लिखेंगे कहीं पे ई माइनस तो इसका मतलब है कि हम क्या लिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब वैसी बात करें अगर प्रोटॉन को, तो प्रोटॉन को हम डिनोट करते हैं पी से और न्यूट्रॉन को डिनोट करते हैं हम एन से। तो ये डिनोट करने के साइन हैं, ठीक है। प्रोटॉन को पी प्लस से भी डिनोट करते हैं। उसके बाद अगर हम मासेस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रोटॉन का जो मास होता है उसको हम कंसाइडर करते हैं 1 यूनिट। और उसमें चार्ज जो रहता है 1 प्लस रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। और उसमें चार्ज जो होता है वो माइनस होता है। अभी हम आगे स्टडी करेंगे तो हम और इसको देखते जाएंगे। तो अभी आपको ये क्लियर हुआ कि जो भी हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, हमारा एटम है वो 3 जो सब पार्टिकल हैं उनसे मिलके बना होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों वो बेसिकली क्या होता है? एटम के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ये एक एटम है तो एटम का जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट रहेगा बिल्कुल बीच में, उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम बोल देते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस में पी प्रेजेंट रहता है और एन प्रेजेंट रहता है। पी मीन्स प्रोटॉन, एन मीन्स न्यूट्रॉन। और जो न्यूक्लियस रहता है वो आप देख रहे हैं कि ये साइड साइड में, मतलब उसके बाहर मूव करता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है?
बाहर, एटम्स के बाहर जो ऑर्बिट्स होते हैं वहाँ पे मूव करता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने स्ट्रक्चर जो देखा था एटम्स का, तो उसके लिए उन्होंने डिस्कवरी जब की थी तो अलग अलग मॉडल्स दिए थे। तो अब हमें उन्हीं मॉडल्स को स्टडी करना है। सबसे पहले हम देखते हैं थॉमसन मॉडल। कौन सा मॉडल देखते हैं? थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था उसका स्टडी करते हैं। तो बच्चों, जो थॉमसन का मॉडल था, तो साइंटिस्ट थॉमसन ने बताया था, अपने मॉडल को कंपैरिजन कर दिया था क्रिसमस पुडिंग से। ठीक है, उन्होंने बताया था कि जैसे हम क्रिसमस पुडिंग रहती है, क्रिसमस में हम जो केक बनाते हैं, तो क्या होता है उसमें ड्राई फ्रूट्स कैसे रहते हैं? अंदर एम्बेडेड रहते हैं, मतलब कि अंदर बीच बीच में कहीं कहीं ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। वैसे ही उन्होंने बोला था कि एक गोल स्फीयर रहता है, एक सर्कल रहता है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? एम्बेडेंट रहते हैं। ठीक है, तो थॉमसन ने क्या बोला था कि एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर रहेगा, उसमें क्या रहेंगे? जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, जैसे कि हम अगर सपोज़ उसको हम वाटरमेलन से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे आप पिक्चर में देखोगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटरमेलन रहता है। वाटरमेलन एक स्फीयर शेप में रहता है और उसमें ये उसके क्या है? ये सीड्स है, सीड्स है, और ये क्या है? रेड पोर्शन। तो वैसे ही उन्होंने क्या किया था कि अपने मॉडल को कंपेयर कर दिया था वाटरमेलन से या क्रिसमस पुडिंग से। उन्होंने बोला था एक गोल स्फीयर रहेगा, ये आप देख सकते हैं स्फीयर है। ये जो स्फीयर कैसा है? ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर रहता है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं हमारे वो प्रेजेंट रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन हमें पता है वो कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। तो इस गोल से पॉजिटिव वाले स्फीयर में, इस गोले के अंदर ये क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो बस सिंपल सा मॉडल था थॉमसन का, उन्होंने कुछ नहीं बताया था, बस उन्होंने ये बोला था कि एक पॉजिटिव स्फीयर रहेगा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा थॉमसन का मॉडल। तो अब हम इसके बारे में क्या लिखेंगे? अगर आपको एग्ज़ाम में आएगा तो क्या लिखना है हमें कि इन दिस मॉडल है ना, द इलेक्ट्रॉन in this model the electrons were spread in a sphere, एक स्फीयर में रहते हैं, ऑफ पॉजिटिव चार्जेस as can be seen in a वाटरमेलन। जैसे कि हम वाटरमेलन में देखते हैं, वाटरमेलन। ठीक है, क्या बोला कि इन दिस मॉडल द इलेक्ट्रॉन वर स्प्रेड इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एज कैन बी सीन इन अ वाटरमेलन। जैसे कि हम वाटरमेलन में देखते हैं कि ये हमारा पूरा रेड पोर्शन रहता है, ये वाला हमारा पूरा रेड सर्कल रहता है। ठीक है, वाटरमेलन का, और उसमें जो हमारे ब्लैक ब्लैक से क्या होता है? ये सीड प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा जे थॉमसन का मॉडल था। अब उनने उसके 2 पॉइंट्स है। ठीक है, तो वो पॉइंट्स देख लेते हैं कि थॉमसन प्रपोज्ड दैट। अब उनने क्या बोल दिया था कि सबसे पहले तो उन्होंने यही बोल दिया था कि एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बिडेंट है, कि एन एटम कंसिस्ट, एटम क्या कंसिस्ट करेगा? पॉजिटिव कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज स्फीयर
इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इट। और सेकंड पॉइंट क्या है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। जब वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे, और वो कैसे बन जाएंगे, न्यूट्रल बन जाएंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या था कि द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस are equal in magnitude, so the atom as a whole is electrically neutral। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो थॉमसन मॉडल था एटम के लिए, तो उसमें जो थॉमसन साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने अपने जो मॉडल को कंपेयर किया था क्रिसमस पुडिंग या फिर वाटरमेलन से। जैसे क्रिसमस पुडिंग में हमारे ड्राई फ्रूट एम्बेडेड रहते हैं, या फिर हम बात करें जैसे हमारा वाटरमेलन रहता है उसमें जो हमारे सीड रहते हैं, है ना, तरबूज के अंदर जैसे बीज जो है अंदर धसे हुए रहते हैं, वैसे ही उन्होंने बोला था कि एक जो गोला रहता है, स्फीयर रहता है पॉजिटिव चार्ज वाला, उसके अंदर जो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, एक गोला रहता है जो पॉजिटिव चार्ज वाला, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। बस इतना सा था थॉमसन का मॉडल। फिर उन्होंने बोला था सेकंड पॉइंट कि जो पॉजिटिव चार्ज जितने होंगे, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल रहेगा, और इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो पूरा एटम है वो न्यूट्रल हो जाता है, मतलब उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। इज़ दैट क्लियर? आपको इतना समझ में आया? यही था हमारा क्या, थॉमसन का मॉडल। ठीक है, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब रदरफोर्ड, अब हम सेकेंड मॉडल देखते हैं, रदरफोर्ड मॉडल। अभी हमने देखा थॉमसन मॉडल, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अब रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे, अब साइंटिस्ट लोगों की डिस्कवरी चलती ही जा रही थी, एटम्स के बारे में वो स्टडी करते ही जा रहे थे। तो रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने क्या किया था, जो रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे, अब उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की मैं अरेंजमेंट देखता हूँ कि जो एटम्स है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं, तो वो ये जानना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए। ठीक है, क्या लिया उन्होंने, अल्फ़ा पार्टिकल्स। फिर उन्होंने और क्या लिया, अल्फ़ा पार्टिकल लिए, और उन्होंने लिया गोल्ड फॉइल। ठीक है, गोल्ड की उन्होंने एक फॉइल ली। अब उन्होंने क्या किया कि ये अल्फ़ा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पर बम्बार्डमेंट किया, मतलब कि उनको जैसे कि पास करवाया उन्होंने। रदरफोर्ड ने जो अल्फ़ा पार्टिकल और गोल्ड फॉइल को लिया अपने एक्सपेरिमेंट में, तो उन्होंने यही दो पार्टिकल को, इन्हीं को क्यों सिलेक्ट किया, तो सबसे पहले उन्होंने सिलेक्ट किया अल्फ़ा पार्टिकल को। ठीक है, तो उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल कैसे होते हैं, डबली चार्ज होते हैं हीलियम आयन से। कैसे होते हैं ये अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है, अभी हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। अल्फ़ा पार्टिकल कैसे होते हैं, डबली चार्ज्ड हीलियम आयन होते हैं, हीलियम आयन से डबल होते हैं चार्ज में। ठीक है, उसके बाद इनका जो मास होता है, अगर हम बात करें मास जो होता है 4u होता है। ठीक है, अभी हमने बोले हीलियम से डबल, हीलियम का 2 है तो उसका डबल मतलब कि चार्ज हो गया। ठीक है, और इसलिए इसमें क्या होगा कि एनर्जी भी कैसा होगा, एनर्जी का अमाउंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये प्रोटॉन से कैसे थे, मोर हैवियर थे।
more heavier than proton। अल्फा पार्टिकल जो थे मोर हैवियर थे देन प्रोटॉन से ज़्यादा भारी थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ले लिया अल्फा पार्टिकल अपने एक्सपेरिमेंट में। और उन्होंने क्या लिया, गोल्ड फॉइल लिया। तो अब उन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों लिया, तो उन्होंने गोल्ड फॉइल इसीलिए लिया क्योंकि वो क्या चाह रहे थे, एक थिन लेयर चाह रहे थे। ठीक है, क्या चाह रहे थे, वो थिन लेयर चाह रहे थे अपनी एक्सपेरिमेंट में। तो गोल्ड फॉइल क्या कर रही थी कि जो 1000 एटम से के जितनी थिक थी, कैसी थी, थिक, यहाँ पे लिख देती हूँ, जो गोल्ड फॉइल थी, दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 एटम थिक। पतली तो थी वो, थिन तो थी, बट 1000 एटम जितनी थिक भी थी, मोटी भी थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, इन दो चीज़ों को लेकर अपना एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉइल को और अल्फा पार्टिकल को। अब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो यहाँ हम पिक्चर से समझते हैं कि उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने क्या किया, अब बम्बार्डमेंट की, एक यहाँ पे एक शीट थी, यहाँ पे शीट थी, और उसमें क्या किया कि अल्फा पार्टिकल की इस गोल्ड फॉइल में अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट किया। बम्बार्डमेंट मतलब उसको फेंकते गए। तो क्या हुआ था कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो इस पन्नी के, जो ये थिन लेयर थी, फॉइल थी, उसके क्या हुए, कुछ पार्टिकल्स क्या हुए कि उसके आर पार चले गए। ठीक है, और कुछ पार्टिकल क्या हुए, अपने जो पाथ से उससे डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ पार्टिकल्स यहाँ वहाँ चले गए, और कुछ पार्टिकल्स जो थे वो जिस पाथ से गए थे उसी पाथ से 180 डिग्री में क्या हुए बच्चों, वापस आ गए। जिस पाथ से वो गए थे उसी पाथ से वो वापस आ गए। फिर से हम देखते हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास क्या था, ये गोल्ड फॉइल है। जब हमने पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया तो कुछ पार्टिकल्स क्या हुए कि आर पार चले गए, इस जो थिन लेयर थी इससे आर पार चले गए। कुछ पार्टिकल्स क्या हुए, यहाँ तक आए और फिर डिफ्लेक्टेड हो गए, मतलब अपने रास्ते से कुछ एंगल बनाते हुए मुड़ गए। ठीक है, और कुछ पार्टिकल्स क्या हुआ, जिस पाथ से गए थे उसी पाथ से 180 डिग्री में वापस आ गए। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ें देखी थी। यही आप फिगर में यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पार्टिकल आपको सीधे जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ पार्टिकल ये हैं, मोस्ट अल्फ़ा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू हो गए हैं, सम अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर्ड हो गए हैं, और कुछ क्या हो गए हैं, अपने पाथ से वापस आ गए हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। तो इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट हम दोनों देखेंगे। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस स्ट्रेट, सीधे सीधे चले गए। ठीक है, पासेस स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल के क्या हो गए, वो सीधे सीधे चले गए। अब ऐसा क्यों हुआ, अब इसका हम यहाँ पे रिज़ल्ट भी लिखते जा रहे हैं। ठीक है, यहीं पे मैं साथ में लिखते जा रही हूँ। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट का कंक्लूज़न क्या हुआ, वो ऐसे सीधे सीधे क्यों चले गए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ठीक है, जब कोई खाली जगह रहती है तभी तो हम उससे होकर चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। अगर सपोज़ कोई वॉल है, अगर कोई दीवार है, ठीक है, उसमें बड़ा सा गड्ढा है और हम बाहर खड़े होके उस पर पत्थर फेंक रहे हैं, तो जब वो गड्ढा बड़ा सा होगा या वहाँ पे कुछ खाली जगह रहेगी,
होल रहेगा तभी तो जो हमारे पत्थर रहेंगे वो उसके बाहर चले आएंगे। ठीक है, अगर वहाँ पे नेट लगा रहेगा या वो पैक्ड रहेगा पूरी दीवार, तो उसके आर पार तो चीज़ें जा नहीं सकती है। जब कोई चीज़ खाली रहती है, एम्प्टी या खोखली रहती है, तभी तो क्या होता है कि दूसरी चीज़ें उसके अंदर से होकर निकल जाती हैं। तो यही आंसर निकला था कि कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो सिल्वर फॉइल के आर पार चले गए थे। वो इसीलिए चले गए थे क्योंकि उसके अंदर का स्पेस जो था वो खाली था, है ना, एम्प्टी था, इसीलिए वो उसके आर पार चले गए थे। दूसरा हमने क्या देखा था कि वो कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो अपने पाथ से क्या हो गए थे, कुछ एंगल बनाते हुए मूव हो गए थे, डिफ्लेक्टेड हो गए थे। तो सम अल्फ़ा पार्टिकल deflected by the foil by स्मॉल एंगल, कुछ एंगल बनाते हुए वो क्या हुए, अपने पाथ से मूव हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या कर रहे थे, कुछ एंगल बनाते हुए वो ऐसे मूव हो जा रहे थे। ठीक है, ये यहाँ पे सम पार्टिकल्स क्या हुए, एंगल बनाते हुए मूव हो गए थे। अब ये एंगल बनाते हुए क्यों मूव हो गए थे, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, क्यों हुआ ऐसा, इसका क्या रिजल्ट निकला कि वो मूव हो गए, तो कि पॉजिटिव चार्ज because positive charge of the atom occupy very little space, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम स्पेस था जो पॉजिटिव के लिए था, इसीलिए क्या हो गए, वो बाकी के लोग वहाँ से मूव हो गए। बिकॉज पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए थोड़ा सा स्पेस था तो इसलिए वो वहाँ से चले गए। अब थर्ड क्या हुआ था कि थर्ड उन्होंने ये देखा था कि कुछ पार्टिकल्स थे जहाँ से गए उसी पाथ में वापस आ गए, मतलब वो जिस वे से गए थे उसी वे में वो क्या हुए, 180 डिग्री से वापस आ गए, डिफ्लेक्टेड हो गए। तो अब ऐसा क्यों हुआ था, कितने पार्टिकल हुए थे, 12,000 पार्टिकल्स में से अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो, उसमें से कितना, एक। ठीक है, इन वन पार्टिकल क्या हुए थे, रिबाउंड हो गए थे, वापस आ गए थे। ठीक है, या फिर लिख देते हम यहाँ पे रिबाउंड और डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री से वो वापस आ गए थे। अब ये ऐसा क्यों हुआ था, इसका रिजल्ट क्या था, क्यों वो 180 डिग्री से वापस आ गए थे, तो वो 180 डिग्री से वापस इसीलिए आ गए थे क्योंकि जितना भी पॉजिटिव चार्ज था और मास था गोल्ड एटम का, वो कैसा था, स्मॉल अमाउंट में था। ठीक है, कैसा था, क्यों वो 180 डिग्री में वापस आ गए थे, क्योंकि जो भी पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, और जो भी हमारा मास था, पॉजिटिव चार्ज था, वो कैसा था, हमारा पॉजिटिव चार्ज वर कंसंट्रेटेड in a very small amount या very small volume within the atom कि सबसे पहले हमने बोले थे कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन से चले गए थे गोल्ड फॉइल के, तो ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस था जो इनसाइड द एटम इज एम्प्टी था। सेकंड हमने बोला था कि जो अल्फा पार्टिकल था वो डिफ्लेक्टेड हो गए थे कुछ एंगल्स के साथ, तो वो ऐसा क्यों हुआ था, वो डिफ्लेक्ट इसीलिए हो गए थे कि वहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज के लिए बहुत ही कम स्पेस था, लिटिल स्पेस था। अब
थर्ड हमने देखा था कि 12,000 अल्फा पार्टिकल में से एक जो पार्टिकल होता था वो रिबाउंड हो जाता था या 180 डिग्री पे वापस आ जाता था। वो इसीलिए हुआ था क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन था या कंसंट्रेटेड था, जो अमाउंट था वो बहुत ही कम था उसका वॉल्यूम, इसीलिए वो एटम में से क्या हो रहे थे, वापस आ जा रहे थे। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर हुआ? अब जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसके बाद रदरफोर्ड किस कंक्लूज़न पे पहुँचे थे, कंक्लूज़न क्या निकला था और उसके बाद उनने क्या फीचर्स दिए थे। ठीक है, तो रदरफोर्ड अब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया और उनका जो भी रिज़ल्ट मिला उसके बाद वो कंक्लूज़न पे आए और उन्होंने क्या किया, कुछ फीचर्स दिए। रदरफोर्ड फीचर्स दैट, अब उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो भी पॉजिटिव चार्ज था वो सेंटर पे क्या था, एटम के पॉजिटिव चार्ज था, तो उसे हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस बोल दिया। ठीक है, क्या बोला उन्होंने कि जो भी पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है उसका नाम उन्होंने रख दिया कि वो न्यूक्लियस है। ठीक है, और उसी पर पूरे एटम का मास जो है डिपेंड करता है, मतलब पूरा जितना भी बड़ा सा एटम रहेगा उस सब का जो मास होगा वो किस पे रहेगा, एटम के न्यूक्लियस पे रहेगा। ठीक है, फिर उन्होंने सेकंड क्या बोला था, ये लाइन अच्छा हम यहाँ पे लिख देते हैं कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड जो भी सेंटर है इन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, उन्होंने उसको न्यूक्लियस बोल दिया पहले तो। फिर ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन न्यूक्लियस, जितना भी मास रहेगा वो न्यूक्लियस में ही रहेगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद कंक्लूजन निकाला कि सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो भी पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है उसका उन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस। यहाँ पे जो पॉजिटिव सेंटर रहेगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव सेंटर है उसका नाम उन्होंने दे दिया न्यूक्लियस। अब उन्होंने बोला कि जितना भी मास रहेगा वो सारा किसके अंदर रहेगा, इसी न्यूक्लियस के अंदर रहेगा। सेकंड उन्होंने बोला कि जो है इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में ये क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है इसके सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। थर्ड उन्होंने बोला कि जो साइज है न्यूक्लियस का वो वेरी स्मॉल है। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। ठीक है, एटम के साइज का कंपैरिजन करें तो न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। एक बार फिर से हम पूरा रदरफोर्ड का मॉडल रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एटम के लिए एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने दो चीज़ ली, एक लिया उनने अल्फ़ा पार्टिकल, एक लिया उन्होंने गोल्ड फॉइल। अब उनने अल्फ़ा पार्टिकल और गोल्ड फॉइल को ही क्यों सिलेक्ट किया, तो उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि वो डबली चार्ज रहते हैं। ठीक है, हीलियम से वो डबल रहता है चार्ज में और प्रोटॉन से वो ज़्यादा हैवियर होता है। फिर उन्होंने गोल्ड फॉइल को क्यों ली, क्योंकि गोल्ड फॉइल थिन रहती है। एक तो यहाँ पे ये वर्ड लिख लेना, थिन गोल्ड फॉइल रहती है और वो 1000 एटम से थिक भी रहती है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया कि एक गोल्ड फॉइल ली और उसमें उन्होंने अल्फ़ा जो पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल का क्या किया, बम्बार्डमेंट किया।
अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया तो कुछ पार्टिकल जो क्या हुए थे कि वो फॉइल के आर पार चले गए, ठीक है। कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो अपने पाथ से मूव हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ एंगल बनाते हुए मुड़ गए, और कुछ पार्टिकल थे जिस पाथ से गए थे उसी पाथ से वो क्या हुए, वापस आ गए 180 डिग्री में, ठीक है। अब उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन देखा उसी पे उन्होंने क्या किया, रिजल्ट निकाला। तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि जो अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन से सीधे सीधे चले गए, तो उसका रिजल्ट उन्होंने क्या निकाला कि जो भी एटम था उसके अंदर का ज़्यादातर पार्ट जो था, स्पेस था, खाली था, एम्प्टी था वो। सेकेंड उन्होंने बोला कि जो भी अल्फ़ा पार्टिकल है जो डिफ्लेक्टेड हो गए हैं स्मॉल एंगल बनाते हुए, वो इसीलिए हो गए हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए बहुत कम स्पेस है। थर्ड उन्होंने बोला कि 12,000 एटम अल्फ़ा पार्टिकल में से एक जो अल्फ़ा पार्टिकल जो रिबाउंड हो जा रहा, वापस आ जा रहा था 180 डिग्री में, वो क्यों वापस आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन जो था वो बहुत कम था, उसका वॉल्यूम जो था बहुत कम था। इसके जो ऑब्जर्वेशन था इसके आधार पर उन्होंने क्या किया, कुछ जो है एक्सपेरिमेंट से कुछ पॉइंट्स को फीचर आउट किया, ठीक है, और जिसको उन्होंने बताया कि जो भी पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, जो सेंटर रहता है एटम का वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है, तो उसका उन्होंने नाम क्या रख दिया बच्चों, उसका नाम रख दिया उन्होंने न्यूक्लियस। क्या नाम रख दिया, न्यूक्लियस। फिर उन्होंने बताया कि जो भी न्यूक्लियस है उसी में एटम का ज़्यादातर जो भी मास, पूरा का पूरा मास उसी के अंदर रहता है। सेकंड उन्होंने बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। थर्ड उन्होंने बताया कि जो साइज़ है न्यूक्लियस का वो कंपेयर करें एटम्स के साइज़ से तो वो छोटा होता है। मतलब कि जो न्यूक्लियस का साइज़ होगा, साइज़ ऑफ न्यूक्लियस जो है वो छोटा होगा, ठीक है, साइज ऑफ एटम में, ठीक है। तो इतना समझ में आया, ये था रदरफोर्ड का मॉडल। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, ठीक है, वो हम आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, उसके ड्रॉबैक्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। थर्ड है बोहर्स मॉडल, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अब हम बात करते हैं नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। क्या देखते हैं अब हम, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो जो नील्स बोर साइंटिस्ट थे उन्होंने अब रदरफोर्ड मॉडल के आगे और स्टडी की, फर्दर स्टडी की, और उन्होंने अपना मॉडल जो है वो दिया था। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक स्पेशल ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट या फिर डिस्क्रीट ऑर्बिट में ही वो क्या करते हैं, अलाउड रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। और जब भी ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्या था उनके मॉडल में, फर्स्ट था उन्होंने बताया था कि ओनली सर्टन स्पेशल ऑर्बिट जिसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्क्रीट मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस या असतत बोलते हैं, मतलब एक जैसा नहीं चलेगा, ठीक है। जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स थे, स्पेशल ऑर्बिट या फिर जिन्हें हम बोलते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन are allowed in the atom। कुछ ही डिस्क्रीट ऑर्बिट रहते हैं जो एटम के अंदर अलाउ रहते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला था कि जब ये उसके चारों तरफ घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमते हैं, वाइल रिवॉल्विंग मतलब अपने पाथ पर घूमना, ठीक है, सर्कुलर मोशन में, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, जब वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमते हैं तो वो क्या करते हैं, एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं,
क्या करते हैं वो, while revolving in discrete orbits the electrons do not radiate energy, वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। फिर उन्होंने थर्ड क्या बोला था कि ये जो ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, इन ऑर्बिट या शेल को द शेल और ऑर्बिट कॉल्ड, इन्हीं ऑर्बिट और शेल को उन्होंने क्या बोल दिया था, एनर्जी लेवल्स। क्या बोल दिया था बच्चों, उन्हीं ऑर्बिट या शेल को बोल दिया था उन्होंने एनर्जी लेवल। और ये जो एनर्जी लेवल हैं, फोर्थ पॉइंट था दिस एनर्जी लेवल represents by KLMN इन शेल्स में, लेटर्स में, और इसी तरह हम कंटिन्यूस करते हैं, और द नंबर्स, या फिर हम उसे नंबर्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो नील्स बोर ने क्या बताया था एटॉमिक मॉडल में, उन्होंने बताया था कि ओनली सर्टन स्पेशल ऑर्बिट रहते हैं, कुछ ही स्पेशल ऑर्बिट रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन जिसमें मूव करते हैं वो ही अलाउ रहते हैं, कुछ ऑर्बिट ही अलाउ रहते हैं एटम के अंदर। फिर जब भी इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में रिवॉल्व्स करते हैं तो वो क्या करते हैं, एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। फिर उन्होंने बताया था इन ऑर्बिट को एनर्जी लेवल बोला जाता है, और ये एनर्जी लेवल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, KLMN के फॉर्म में या फिर 1 2 3 4 के फॉर्म में। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर में बना है बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ये पॉजिटिव साइन है, ये न्यूक्लियस है हमारा। फिर जो फर्स्ट शेल होता है n जब 1 होता है तो उसे हम बोल देते हैं K शेल। फिर n जब 2 होता है तो उसे हम बोल देते हैं L। n जब 3 होता है तो M शेल, और n 4 जब रहता है तो N शेल। ऐसे ही बढ़ते जाता है, 5 रहेगा तो KLMNO ABCD अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में ये चेंजेस होते रहेंगे, ठीक है। तो ये शेल्स के बारे में बता रहा था, इन्हीं शेल्स में क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। तो बोर्स मॉडल आपको समझ में आया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा वैलेंसी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। किसी भी एटम की क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, या फिर हम उसे कंबाइनिंग टेंडेंसी बोल देते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है। हम क्या बोल देते हैं, उसे वैलेंसी बोल देते हैं। तो जो भी हमारे एटम है उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वो वैलेंसी होती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये हमारा जो ऑर्बिट है ये, ठीक है। तो जब भी ये ऑर्बिट रहता है तो जो आउटर मोस्ट शेल होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या है, आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल मतलब कि जो भी हमारा किसी भी एटम का जो भी ऑर्बिट रहेगा उसका जो आखिरी वाला शेल रहेगा, सबसे बाहरी हिस्सा जो रहता है वो आउटर मोस्ट शेल कहलाता है। और उसमें जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं तो उसे हम बोल देते हैं बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन दैट प्रेजेंट इन outermost shell is called वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो जितने भी एटम्स हैं उन्हें क्या करना रहता है, अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करना रहता है। उनके पास क्या टास्क है कि उन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है। ये क्या है, उनका टास्क है, ठीक है। अब ऑक्टेट कंप्लीट करना है मतलब जो भी हमारा वैलेंस जो आउटर मोस्ट शेल है, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्स इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं
मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कहाँ पे? आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और जितने भी एटम हैं सभी को क्या करना रहता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना रहता है। टू कंप्लीट ऑक्टेट, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज और गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, सॉरी एटम, यहाँ पे क्या वर्ड आ जाएगा? एटम। एटम क्या करते हैं? लॉस करते हैं या फिर गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो एटम के पास क्या टास्क है? एटम के पास टास्क है कि उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट रखना है। अब उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट रखना है तो उसके लिए वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को या तो वो लेगा, ठीक है, अपने जो भी नेबरिंग हैं उनसे इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करेगा या तो लॉस करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अब हमने बता दिया कि आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, 8 से कम हो सकते हैं। अब हम जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, हाइड्रोजन है या फिर हीलियम है, सॉरी हाइड्रोजन है, लिथियम है या सोडियम है, उन लोगों के पास क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को उनको क्या करना है? खुद को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो कंपाउंड हमारा जो रहता है एलिमेंट स्टेबल हो जाता है। तो उसे स्टेबिलिटी के लिए क्या करना है? या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर ले या तो गेन कर ले। तो अब वो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? हाइड्रोजन या फिर जो लिथियम है, लिथियम या सोडियम, ये क्या करते हैं? हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। अब यदि उनको कोई इलेक्ट्रॉन दे दें तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है तो वो क्या करते हैं? दे डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन। तो वो अपना क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन, दे डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अगर वैसे ही हम बात करें फ्लोरीन की, एक और एग्जांपल की बात करें अगर हम फ्लोरीन की, ठीक है, फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन के पास क्या होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। अब आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन तो अपने देगा नहीं किसी को कि 7 के 7 इलेक्ट्रॉन वो किसी को अपने डोनेट कर दे तो क्या हो कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो वो अब क्या करता है? टू गेन, वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अब क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता। तो इससे क्या होता है? 7 और +1 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये था वैलेंसी। वैलेंसी में क्या होता है? हम यही बोलते हैं डेफिनेशन में कि जो भी एटम है किसी भी एलिमेंट के, उसमें एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है जिसे हम क्या बोल देते हैं? वैलेंसी बोल देते हैं। इससे क्या करते हैं? जो भी हमारा एलिमेंट है वो स्टेबिलिटी में आता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एटॉमिक नंबर और मास नंबर। नेक्स्ट क्या है अब हमारा टॉपिक? एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक नंबर से क्या समझ में आ रहा है कि एटम का नंबर। एटॉमिक नंबर से क्या समझ में आ रहा है? एटम का नंबर, है ना। समझ में तो यही आ रहा है कि एटम का नंबर। तो क्या होता है कि जो भी एटॉमिक नंबर है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन क्या होगी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट
number of protons present in the nucleus of the atom is called its atomic number। तो जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट रहेंगे किसी भी एलिमेंट में, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही क्या होती है, उसकी एटॉमिक नंबर होती है। और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जेड। जेड से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सपोज हाइड्रोजन में कितने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, हाइड्रोजन में है नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, तो उसका जेड भी कितना होगा 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे वही क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या हुई कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट रहेंगे किसी भी एलिमेंट में वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। जैसे अगर हम बात करें कि Na की, मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 कि, तो उसका मतलब होगा कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। अब हम बात करते हैं मास नंबर की। तो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर की डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन present in the nucleus, ठीक है। तो जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे, मास नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जितने न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है दोनों का हम आपस में सम कर लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा मास नंबर। सपोज अगर एग्जांपल की बात करें हम कि जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन की, तो कार्बन का जो मास नंबर होता है, कार्बन के लिए अगर मास नंबर ऑफ कार्बन जो है वो है 12। दैट मीन्स कि प्रोटॉन कितने हैं उसमें, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, ठीक है। और इन दोनों का सम करेंगे 6 + 6 तो आ जाएगा हमारा 12। वैसे ही सिमिलरली अगर हम एग्जांपल एक और ले एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम का लेते हैं, तो एल्यूमिनियम में प्रोटॉन कितने होते हैं, 13 प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन का 13 होता है, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं 14। तो इन दोनों का सम करेंगे तो आ जाएगा 27। तो 27 क्या है, इसका मास नंबर है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर में हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हैं कितने, तो वो हो जाता है हमारा एटॉमिक नंबर। और मास नंबर की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कर लेते हैं तो उससे हमारा मास नंबर निकल के आ जाता है। अब हम बात करते हैं आइसोटोप और आइसोबार की। आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स किसी भी नंबर में, किसी भी एटम में सेम एटॉमिक नंबर रहता है, बट क्या रहता है, डिफरेंट मास नंबर रहता है। क्या होता है, व्हेन एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम देखते हैं हाइड्रोजन,
ठीक है। हाइड्रोजन जो हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप्स। 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से? H1 1 होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमने मिस कर दिया है कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है सिंबल ऑफ एलिमेंट का, तो सपोज़ यहाँ पे हमने ये X है, कोई एलिमेंट है, तो एटॉमिक नंबर हमेशा बच्चों नीचे लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर को हम यहाँ नीचे लिखते हैं और जो मास नंबर रहता है उसे ऊपर लिखते हैं। ठीक है, अगर हम जैसे Na की बात करते हैं तो Na में हम 11 नीचे लिखेंगे और 23 ऊपर लिखते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो सारी एलिमेंट आपको इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट दिखते हैं। एटॉमिक नंबर हम नीचे लिखते हैं और मास नंबर ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा H11, मतलब कि एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना है? एटॉमिक नंबर और यहाँ मास नंबर। एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोटियम। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटियम। अब सेकंड हम बात करते हैं ड्यूटीरियम। यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो 1 है, बट अब मास नंबर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 1 है बट मास नंबर चेंज हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम। ठीक है, अब हम थर्ड जो आइसोटोप है उसकी बात करें तो H13 होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है बट मास नंबर 3 होता है और उसका नाम क्या होता है? ट्राइटियम। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप मीन्स कि एलिमेंट में जब एटॉमिक नंबर सेम रहता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है तो उसे हम बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन एलिमेंट की, कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं। कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से? कार्बन 12 और एक होता है कार्बन 14। ठीक है, ये 6 जो है वो एटॉमिक नंबर है और यहाँ आप देख सकते हैं कि मास नंबर जो है डिफरेंट है। एक होता है कार्बन 12 और एक होता है कार्बन 14। वैसे ही अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के भी क्या होते हैं? 2 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है 35 और एक होता है 37। क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, एक 35 और एक 37। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आइसोटोप्स जो हैं, ठीक है, अब जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एप्लीकेशन भी होगा, कहीं कहीं उनका यूज़ भी होता होगा। तो जो यूरेनियम का आइसोटोप है उसका यूज़ होता है एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वहाँ पे यूरेनियम आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं। फिर अब अगर हम बात करें कोबाल्ट के आइसोटोप का, तो कोबाल्ट के आइसोटोप का यूज़ होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज़ होता है। फिर अगर हम बात करें आयोडीन के आइसोटोप का, तो उसका यूज़ होता है ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर में। इसमें यूज़ होता है ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर में। तो हम यहाँ पे इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन फर्स्ट है आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में ये यूज़ हुआ। सेकेंड है आइसोटोप ऑफ क्या? कोबाल्ट, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यूज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। थर्ड है आइसोटोप ऑफ आयोडीन। आयोडीन के आइसोटोप का यूज़ किस में होता है? आयोडीन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा आइसोबार। तो आइसोबार क्या होता है? आइसोबार में अब जो हमारा एलिमेंट है
एलिमेंट में क्या होगा, जो भी एलिमेंट है उनका एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव सेम मास नंबर। ठीक है, एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कैसे होंगे, डिफरेंट रहेंगे, बट सेम क्या रहेंगे, मास नंबर, कि उनके जो मास नंबर है वो सेम रहेंगे बट एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट रहते हैं, तभी तो सारे एलिमेंट जो है डिफरेंट होते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें हम किसकी, कैल्शियम की, कैल्शियम, तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। और वहीं आर्गन की बात करते हैं, आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 18 होता है, बट दोनों का सेम क्या होता है, मास नंबर होता है, बट सेम मास नंबर कितना हुआ, 40। तो इसी को क्या बोलते हैं, आइसोबार। एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। और आइसोटोप में क्या हो रहा था, इसी का उल्टा, कि एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो आपका आइसोटोप और आइसोबार क्लियर हुआ। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।